नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम ओडिशा के एक ऐसे मामले की गहराई में जाएंगे जो स्ट्रिक्टली कागजी कानून और जमीनी हकीकत के बीच की एक बहुत ही बड़ी खाई को उजागर करता है। ये सिर्फ एक छोटी सी वायरल घटना नहीं है, बल्कि हमारी पब्लिक पॉलिसी और लास्ट माइल गवर्नेंस की एक ऐसी तस्वीर है जिसे समझना बहुत जरूरी है। तो चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के इस डिस्कशन की रूपरेखा क्या होगी। पहले एक मजबूर आवाज और मदद की गुहार, दूसरा नौकरशाही की वो दीवार, तीसरा नियम बनाम जमीनी सच्चाई, चौथा घटना के बाद का सिस्टम रिस्पॉन्स और आखिर में आखिरी छोर पर शासन की विफलता। शुरुआत करते हैं पहले हिस्से से, क्योंझर की ये दर्दनाक घटना। ओडिशा के क्योंझर जिले में जीतू मुंडा नाम के एक 50 साल के ट्राइबल दिहाड़ी मजदूर ने अचानक एक ऐसी मजबूरी में आकर कदम उठाया जिसने पूरे देश का ध्यान खींचा। घटनाक्रम दरअसल कुछ इस तरह से चला। जीतू की बहन कलरा मुंडा का निधन 26 जनवरी को हुआ। उनका अंतिम संस्कार उनकी जनजातीय परंपराओं के हिसाब से कर दिया गया था, लेकिन इसके बाद के कई महीनों तक जीतू बैंक के चक्कर काटते रहे ताकि अपनी बहन की वो छोटी सी जमा पूंजी निकाल सकें। महीनों की नाकाम कोशिशों के बाद आखिरकार अप्रैल में वो घटना हुई जिसने सबको झकझोर दिया। और पता है बैंक में फंसा हुआ टोटल अमाउंट कितना था? सिर्फ और सिर्फ 19,402 रुपए। ये पैसे कलरा ने अपने जानवरों को बेचकर जमा किए थे। फॉर्मल इकोनॉमी के हिसाब से शायद ये बड़ी रकम ना लगे, लेकिन एक ग्रीविंग और गरीब मजदूर के सर्वाइवल के लिए ये उसकी पूरी पूंजी थी। अब आते हैं दूसरे सेक्शन पर, नौकरशाही की दीवार यानी बैंकिंग रूल्स बनाम इनफॉर्मल जिंदगी। यहां एक बात समझना बहुत जरूरी है। बैंक किसी बुरी नीयत से काम नहीं कर रहा था। वो सिंपली उन्हीं सख्त फाइनेंशियल प्रोटोकॉल्स का पालन कर रहे थे जो पूरे देश में सबके लिए एक समान लागू होते हैं। देखिए, असल में होता क्या है, जब किसी अकाउंट होल्डर की डेथ हो जाती है तो आम विड्रॉल्स तुरंत ब्लॉक कर दिए जाते हैं। उसके बाद सिस्टम एक सख्त क्लेम सेटलमेंट प्रोसेस शुरू करता है। ये बेसिकली एक कानूनी तरीका है यह सुनिश्चित करने का कि डिसीज्ड पर्सन का पैसा सिर्फ और सिर्फ किसी ऑथराइज्ड नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को ही मिले। अब इस प्रोसेस के 4 स्टेप्स होते हैं। क्योंकि कलरा के अकाउंट में जो ओरिजिनल नॉमिनी था उनकी पहले ही मौत हो चुकी थी, जीतू को इस कॉम्प्लेक्स और मल्टी स्टेप प्रोसेस का सामना करना पड़ा। उन्हें डेथ सर्टिफिकेट और लीगल एयर सर्टिफिकेट लाने को कहा गया। ये रूल्स बिल्कुल सही हैं, फ्रॉड रोकने के लिए हैं, लेकिन एक अशिक्षित व्यक्ति अकेले इन स्टेप्स को पूरा कैसे करेगा? और यहीं से शुरू होता है हमारा तीसरा हिस्सा, नियम बनाम जमीनी सच्चाई। यहां असल मुद्दा एक फॉर्मल रूल बुक और एक अनपढ़ जनजातीय नागरिक की जमीनी हकीकत के बीच का भारी टकराव है। सोचिए, एक तरफ सिस्टम आपसे पेपर डॉक्यूमेंट्स, डेथ सर्टिफिकेट्स और थोड़ी बहुत फाइनेंशियल लिटरेसी की मांग करता है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी क्या है? वहां इनफॉर्मल जनजातीय परंपराएं हैं, ओरल कल्चर है, इलिटरेसी है, और सिस्टम कैसे काम करता है इसकी बिल्कुल भी अवेयरनेस नहीं है। सिस्टम ने एक ऐसे वल्नरेबल इंसान से डॉक्यूमेंटेशन मांगी जिसे यह भी नहीं पता था कि लीगल हेयर आखिर होता क्या है। इस फ्रस्ट्रेशन और किसी भी तरह के प्रॉपर गाइडेंस के अभाव में जीतू ने वो किया जो उनकी समझ में सबसे लॉजिकली ठीक पर हमारे लिए बहुत दर्दनाक था। उन्होंने कहा कि मुझसे पूछा गया कि मेरी बहन जिंदा है या नहीं। मेरे पास कोई कागज नहीं था, तो मैंने उनके अवशेष ही ले आया ये दिखाने के लिए। एक फिजिकल प्रूफ देने की ये हार्ट ब्रेकिंग कोशिश थी। लेकिन यहां पर एक न्यूट्रल नजरिए से बैंक की तरफ देखना भी जरूरी है। बैंक ने क्लियर किया कि उन्होंने कभी रिमेन्स या हड्डियां नहीं मांगी थीं। वो तो सिर्फ वैलिड कानूनी डॉक्यूमेंट्स मांग रहे थे। बैंक का ये मानना था कि जीतू लीगल प्रोसेस को समझ नहीं पा रहे थे। ये क्लियरली एक बहुत ही गंभीर कम्युनिकेशन ब्रेकडाउन की तस्वीर है। अब बढ़ते हैं चौथे हिस्से की ओर, घटना के वायरल होने के बाद क्या हुआ। जैसे ही इस पूरी घटना का एक विजुअल इंटरनेट पर गया, मशीनरी रातों रात कैसे हरकत में आई, चलिए देखते हैं। अचानक से सारा ब्यूरोक्रेटिक रेड टेप गायब हो गया। लोकल पुलिस ने इंटरवीन किया और अवशेषों को वापस सम्मान के साथ दफनाया। एडमिनिस्ट्रेशन ने फुर्ती दिखाई और वही डेथ सर्टिफिकेट और लीगल हेयर सर्टिफिकेट तुरंत इशू कर दिए जो महीनों से नहीं बन पा रहे थे। और इसके बाद बैंक ने भी वो 19,402 रुपए लीगल एयर्स को सेटल कर दिए। यही नहीं, स्थिति की गंभीरता और सेंसिटिविटी को देखते हुए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने अतिरिक्त 30,000 रुपए की आर्थिक सहायता भी डिस्ट्रिक्ट रेड क्रॉस फंड से तुरंत प्रोवाइड की। यानी जब सिस्टम चाहता है तो वो बहुत रैपिडली काम कर सकता है। आखिरी और सबसे अहम सेक्शन, द लास्ट माइल गवर्नेंस गैप। तत्काल मामला तो सुलझ गया,
पर इसने भारत की इंक्लूसिव ग्रोथ पर एक बहुत बड़ा नीतिगत सवाल खड़ा कर दिया। ये दरअसल एक कंपाउंड फेलियर था। पहला था डॉक्यूमेंटेशन गैप, जहां कागज ना होने का मतलब है सिस्टम आपको रिकॉग्नाइज ही नहीं करता। दूसरा अवेयरनेस गैप, अशिक्षित लोग लीगल हर्डल्स नेविगेट नहीं कर सकते। और तीसरा और सबसे बड़ा एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, वल्नरेबल लोगों को रास्ता दिखाने वाला कोई लास्ट माइल मैकेनिज्म था ही नहीं। सिर्फ खाता खोल देना इंक्लूजन नहीं होता। इस एक घटना ने ओडिशा असेंबली में भारी बहस छेड़ दी। ट्राइबल राइट्स को प्रोटेक्ट करने वाले पैसा रूल्स पर सवाल उठे। नेशनल और ग्लोबल मीडिया ने इस मुद्दे को कवर किया क्योंकि यह हाईलाइट करता है कि इस डिजिटल और इंस्टीट्यूशनल डिवाइड के चलते हाशिए पर रहने वाले लोग फॉर्मल सिस्टम्स के सामने कितने अदृश्य हैं। तो इस सबसे हम क्या सीख सकते हैं? सबसे बड़ा सबक ये है कि सिस्टम्स को ह्यूमन सेंट्रिक होना पड़ेगा। अगर हम फाइनेंशियल इंक्लूजन चाहते हैं तो इंफ्रास्ट्रक्चर के साथ साथ एम्पैथी, अवेयरनेस और स्टेप बाय स्टेप गाइडेंस बहुत जरूरी है। लोगों को उनके हाल पर छोड़ देना सॉल्यूशन नहीं है। इस एक्सप्लेनर को हम एक जरूरी सवाल के साथ खत्म करते हैं। हम सबको इस पर विचार करना चाहिए। क्या सिर्फ एक सिस्टम क्रिएट कर देना काफी है, या उस सिस्टम तक लोगों की पहुंच को गरिमापूर्ण और आसान बनाना भी उतना ही जरूरी है? ये हमारे विकास मॉडल की असली परीक्षा है। समझते रहिए।